गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीरीज ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के कोर्स में आपका स्वागत है। लेक्चर 1 में हमने बेसिक एथिक्स और उसके सोर्स के बारे में जाना था, जिसमें हमने समझा था एथिक्स, लॉ और रिलीजियन के बीच क्या अंतर है। ये हमारा सिलेबस है जिसके अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इसेंस, डिटरमिनेंट्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन के बारे में समझा। अब हम डायमेंशन ऑफ एथिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम समझेंगे रिलेवेंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स क्यों ज़रूरी है। एथिक्स हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी ज़रूरी है। हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है। रिस्पेक्टेबल पर्सन हमें बनाता है अगर हम एथिक्स को फॉलो करते हैं तो। एथिक्स हमारे जीवन को हर तरह से बेहतर बनाता है। हमारे जीवन के हर एक पड़ाव पे एथिक्स ज़रूरी है। एथिक्स इज़ ए रिफ्लेक्टिव एंड अप्लाइड सब्जेक्ट। अगर हम एथिक्स के वैल्यूज़ को, ऑनेस्टी को, काइंडनेस को फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में ये अप्लाई होता है, हमारा जीवन बेहतर बनता है। ये साइंटिस्ट, फिलोसोफर हेनरी पॉल्स कहते हैं, इन जस्ट अबाउट एवरी एरिया ऑफ सोसाइटी देयर्स नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन एथिक्स। एथिक्स से ज़्यादा ज़रूरी हर एक सोसाइटी के एरिया में कुछ भी नहीं है। हम एथिक्स को एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एथिक्स, अगर हम इथिकल बिहेवियर को अपने व्यवहार में लाते हैं, जैसे काइंडनेस, लव, ऑनेस्टी, तो हमारा जो व्यवहार होता है वो मोरल बनता है। उसमें प्रिंसिपल्स आते हैं, अच्छे प्रिंसिपल्स आते हैं, जिससे हमारा डिसीजन राइट होता है। हम राइट पाथ को चूज करते हैं, अपने जीवन को सही दिशा देते हैं, जिससे हमारी वैल्यूज़ बढ़ती है, हमारे जीवन की वैल्यूज़ बढ़ती है। हम न्यायपूर्ण तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, अपना डिसीजन न्यायपूर्ण तरीके से देते हैं, जिससे हम एक इंटीग्रेबल पर्सन बनते हैं, फेथफुल पर्सन बनते हैं, जिससे हमारा कंसाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बढ़ती है और हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हैं। आगे देखते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स। डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स मतलब एथिक्स कैसे डिसाइड होता है, कहाँ से आता है। फैमिली, फ्रेंड से, स्कूल एंड ऑर्गेनाइजेशन से, मीडिया से, और टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी एजेस बढ़ती है, हम समझते हैं एथिक्स को, समझते हैं उसके वैल्यूज़ को, समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। अगर हम हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो हम एथिक्स को समझते हैं और सोशल रूल्स और कस्टम से तो समझते हैं। अगर हम एथिक्स को समझते हैं तो हमारा ह्यूमन एक्शन, हम जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी विचार करते हैं, वो प्रभावित होता है और वो दूसरे तरीके से भी प्रभावित होता है। जैसे टेम्परामेंट, हम गुस्सा कब करते हैं, हम कैसा फील करते हैं, हमें डर लगता है, हम किसी चीज़ के अबाउट पैशनेट होते हैं तो भी हमारा एक्शन उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम इग्नोरेंस करते हैं, कहीं हल्ला हो रहा है, कहीं कचरा है, कहीं कुछ है जो हमें पसंद नहीं होता है, उसके लिए हम इग्नोरेंस करते हैं। वायलेंस, हम कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं किसी भी बात को लेके। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक्शन को प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं कि आर यू वॉइस और इंटेलिजेंट, आर वी वॉइस और इंटेलिजेंट, हम वॉइस हैं या इंटेलिजेंट, हम बुद्धिमान हैं या तर्क संगत बातों को ध्यान देते हैं। तो विजडम क्या है, हम समझेंगे इस चीज़ को। विजडम, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, लाइफ लेसन, ये विजडम है। कैसे? व्हाट लाइफ लेसन हैव वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से क्या सीखते हैं, वो हमारे विजडम को या हमारे इंटेलिजेंस को डिसाइड करता है। कैसे? आप लोग सब ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा जिससे आपको वो एक बहुत बड़ी सीख मिली होगी। आप सब अपने कमेंट में बताइएगा कि आपने अपने जीवन में अभी तक का सबसे बड़ी लेसन क्या सीखी, जिसे हमें पता चलेगा और आप इंटरेक्ट भी कर पाएंगे इस टॉपिक को। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो बार बार रिपीट होंगे इस कोर्सेस के द्वारा।
जैसे डेंटोलॉजी हम समझ रहे हैं और देख भी चुके हैं, जिसका मतलब होता है फॉलोइंग मोरल रूल, moral laws, duties, virtues, ethics, cultivating a virtuous character मतलब एक अच्छा आचरण through practice, regular practice. Humanism मतलब well-being of people, individual, nation और of world at large. मानवता इसका सही अर्थ हुआ. स्पिरिचुअलिज्म इसमें हम देखेंगे अंडर सेल्फ डिसिप्लिन, हम इसमें अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं. अब हम देखते हैं कि एथिक्स को किन अप्रोचेस के द्वारा हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मेटिव एथिक्स और नॉन नॉर्मेटिव एथिक्स. नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर आता है जनरल एथिक्स, जो कि बेसिक एथिक्स आता है, जैसे कि केयर, लव, ठीक है. अप्लाइड एथिक्स जिसे हम आगे देखेंगे, और इसके अंदर आता है मेटा एथिक्स और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, जिसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. नाउ डायमेंशन ऑफ एथिक्स में नॉर्मेटिव एथिक्स किसे कहते हैं? नॉर्मेटिव एथिक्स व्हाट फीचर मेक समथिंग गुड, बैड, राइट, रॉन्ग और करेक्ट और इनकरेक्ट. नॉर्मेटिव एथिक्स को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से है वर्चुअस एथिक्स. वर्चुअस एथिक्स फोकस करता है कैरेक्टर एंड वैल्यूज पे, गुड कैरेक्टर एंड वैल्यूज पे. कॉन्सिक्वेंटलिज्म फोकस करता है एंड ऑफ एक्शन, मतलब आपने कोई डिसीजन लिया, उसके एंड में उसका रिजल्ट कैसा रहा. एंड रिजल्ट पे फोकस करता है. इसका हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या है, जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, जस्टिस, फेयरनेस एट्सेट्रा. मेटा एथिक्स फिलोसफिकल टर्म है जिसमें मीनिंग ऑफ इथिकल वर्ड्स पे फोकस करता है. जो गुड है, अच्छा तो कितना अच्छा, खराब तो कितना खराब, क्या ये रिलेट करता है. इसको हम कैसे समझते हैं? इसको हम समझते हैं कॉग्निटिविज्म एंड नॉन कॉग्निटिविज्म से. अब कॉग्निटिविज्म क्या है? कॉग्निटिविज्म मतलब माइंड, हमारा जो माइंड है वो कैसा रिएक्ट करता है, हमारा माइंड, ठीक है. और नॉन कॉग्निटिविज्म क्या है? इसको हम समझ सकते हैं कि देयर आर नाइदर ट्रू और नॉर फॉल्स. पूरी तरह से एब्सोल्युटली ट्रू और फॉल्स कुछ भी नहीं है. इट इज इम्प्लाइज दैट मोरल नॉलेज इज इम्पॉसिबल. मतलब प्योर जिसको कहते हैं कि मोरल होगा वो इम्पॉसिबल है, ठीक है. ये नॉन कॉग्निटिव के अंदर आता है. अब हम आ जाते हैं अप्लाइड एथिक्स में. अप्लाइड एथिक्स को समझते हैं कि जब अप्लाइड एथिक्स ऐसे एरिया में आएगा जब डिफ़िकल्ट मोरल क्वेश्चंस अराइज होंगे, जैसे कंट्रोवर्सी अराइज हो जाएगा. किसमें कंट्रोवर्सी आ सकता है? तो प्रोफेशंस में आ सकता है, टेक्नोलॉजी में आ सकता है, गवर्नमेंट डिसीजन में आ सकता है, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, एनिमल राइट्स, स्पोर्ट्स राइट. हम अप्लाइड एथिक्स को समझेंगे कि कैसे ये एरिया में और डिवाइडेड है. उससे पहले हम समझते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स और मेटा एथिक्स के बीच में अंतर, क्योंकि ये बहुत पास है, इनके बीच का बहुत पतला अंतर है, इसलिए इस चीज़ को हम बहुत ध्यान से समझते हैं कि क्या है. इट इज़ द स्टडी ऑफ इथिकल एक्शन. हम इथिकल एक्शन को स्टडी करते हैं, जबकि इसमें हम नेचर ऑफ एथिक्स को समझते हैं. जैसे कि गुड, अच्छाई का हम स्टैंडर्ड देखते हैं कि कितना अच्छा है, क्यों अच्छा है, जबकि इसमें इट इवेल्यूट अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ राइटनेस, सच्चाई. इट एनालाइज मीनिंग ऑफ मोरल लैंग्वेज, उसके मीनिंग को समझते हैं, उसके मोरल फैक्ट को समझते हैं. और मोर प्रैक्टिस
नॉर्मेटिव एथिक्स मोर प्रैक्टिकल इन नेचर। नॉर्मेटिव एथिक्स जो है वो प्रैक्टिकल नेचर होता है, जबकि ये फिलोसफिकल है, ये उतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। अब हम अप्लाइड नॉर्मेटिव एथिक्स को समझेंगे थोड़ा डिटेल में। इसके अंदर में क्या क्या आ सकता है। अप्लाइड एथिक्स तो किसी भी एरिया में अप्लाई हो सकता है, जैसे कि हमने बताया कि जीवन के हर एक क्षेत्र में एथिक्स काम आते हैं। इसको समझ सकते हैं जैसे बायो एथिक्स, मीडिया एथिक्स, एनवायरनमेंट एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, स्पोर्ट्स एथिक्स, इंटरनेशनल एथिक्स, बहुत सारे एरिया हैं। तो हम समझते हैं कि किन किन एरिया को ये फोकस करता है। बायो एथिक्स में हम समझ सकते हैं जैसे लाइफ साइंस से रिलेटेड, लाइफ साइंस बायोलॉजी, लाइफ साइंस से ये रिलेटेड है। मेडिसिन से ये रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है। और फॉरेंसिक लैब, जब फॉरेंसिक लैब से रिलेटेड है ये बायो एथिक्स, जिसमें इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने बहुत बार नाम सुना होगा, जिसमें हम पता कर सकते हैं कि जो अपराधी है वो कौन है। उनके थोड़े से भी सैंपल, टिश्यू, हेयर, कुछ भी अगर हमें मिलते हैं तो हम समझ सकते हैं कि कौन है। ये सारे बहुत वास्ट एरिया है मेडिकल साइंसेस का, जिसमें ये बायो एथिक्स के अंदर आते हैं। अब मीडिया एथिक्स में हम लेते हैं कि मीडिया एथिक्स में क्या क्या आ सकते हैं। मीडिया एथिक्स में आप देख सकते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट में है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, एटसेट्रा। ये सब मीडिया एथिक्स में आते हैं कि मीडिया जो बोल रही है वो फैक्ट सही है, वैल्यूएबल है, लॉ के अनुसार है, रिस्पेक्टफुल है। ये सब मीडिया एथिक्स में आते हैं। आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। दूसरा आता है हमारा इन्वायरमेंट एथिक्स। इन्वायरमेंट एथिक्स में आ जाते हैं आपके एनिमल राइट्स, नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स आ जाते हैं इसमें। इसमें और क्या क्या आ सकते हैं इन्वायरमेंट एथिक्स में, जैसे वाटर, लैंड, इन सब का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेज का, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आ जाएंगे। प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स में अब क्या आएगा। प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो रिलेट करता है वर्क, आप जो वर्क करते हैं कॉरपोरेट वर्क में। जैसे कि हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है राइट टू वर्क, इक्वल पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आता है हमारे। ये सब इसके अंदर आता है, प्रोफेशनल एथिक्स में आ जाता है, जिसमें कि रिलेटेड टू वर्क मेट जो होते हैं, वर्क मेट जो होते हैं उनसे रिलेटेड है। अब हम बिजनेस एथिक्स में आते हैं। बिजनेस एथिक्स में आपका आ जाता है मार्केटिंग, आ जाता है इसमें सेल, आ जाता है परचेज, आ जाता है। आप किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा नहीं बेच सकते हैं जो कि पूरे के पूरे हार्म करे, पूरे के पूरे इकोनॉमी को हार्म करे। इसमें बिजनेस बिजनेस एथिक्स में आपका कॉरपोरेट एथिक्स भी आ जाता है, आपका कॉरपोरेट एथिक्स आ जाता है। आप बिजनेस एथिक्स में आपका ह्यूमन रिसोर्स एथिक्स आ जाता है। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स से आप समझेंगे कि हम ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कैसे। हेल्थ से, हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी से हम ह्यूमन रिसोर्स को कर सकते हैं। ट्रेनिंग से, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट करके कर सकते हैं, स्किल से कर सकते हैं। तो ये सारे बिजनेस एथिक्स में आएंगे। अब स्पोर्ट्स एथिक्स, स्पोर्ट्स एथिक्स और इंटरनेशनल एथिक्स को हम देखते हैं कि इंटरनेशनल एथिक्स में है कि वही किसी का क्या कहते हैं ये लैंड बाउंड्री, बाउंड्री का जो डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे इंडिया चाइना का चल रहा है, इंडिया चाइना का चल रहा है, ये सब डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए एक दूसरे के इंटरनेशनल बाउंड्री को, इंटरनेशनल राइट को। हम देखते हैं अब एनिमल राइट, एनिमल राइट एंड वेलफेयर को समझते हैं। एनिमल वेलफेयर सपोर्टर्स जो है वो बिलीव करते हैं कि मोरली हम एक्सेप्ट करते हैं कि बिना एनिमल को एक्सप्लॉइट किए हम अपने जीवन को अच्छे से नहीं चला सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देयर इज नो प्रैक्टिसेबल वे टू अचीव द
सेम एंड विदाउट यूजिंग एनिमल्स। हम बिना एनिमल को यूज़ किए, एक्सप्लॉइट किए, हम अपने जीवन को नहीं चला सकते हैं। जैसे हम मिल्क प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट पे डिपेंड है। हनी हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, इन सब चीज़ों पे डिपेंड है। लेकिन हम इन सब चीज़ों को कम कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम अवॉइड करके कर सकते हैं। जैसे देखिए, दूसरा एनिमल का एक्सप्लॉइटेशन कहाँ आता है? हम उन्हें अपना पेट बनाते हैं, केज में रखते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कोई भी दवाई दे देते हैं, इससे उन्हें हार्म पहुंचती है। तो एक केस को समझते हैं, इसमें केसेस ऑफ एनिमल राइट्स को समझते हैं कि एनिमल राइट्स आया कहाँ से? एनिमल राइट्स ह्यूमन राइट्स से ही आया है। कैसे? जैसे ह्यूमन का लाइफ होता है सब्जेक्ट ऑफ ए लाइफ, वैसे ही एनिमल का भी जीवन होता है। क्यों? बिकॉज दे हैव सिमिलर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी। उन्हें भी पेन होता है, उनके भी इमोशन होते हैं, इसलिए हमें उनकी भी राइट को, बेसिक राइट्स जो कि फंडामेंटल राइट्स, नेचुरल राइट्स जिसे कह सकते हैं, कि उनका भी जीवन है, उन्हें भी राइट टू लाइफ का होना चाहिए। तो वहाँ से समझते हैं, इसीलिए इन सब चीज़ों को हम बैन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का नहीं तो कम से कम यूजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एनिमल राइट्स का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एथिक्स इन स्पोर्ट्स में आते हैं। स्पोर्ट्स को फेयर होना चाहिए क्योंकि ये हाईली कॉम्पिटिटिव है, इसमें एथिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। माना जाता है कि जो विनर है उन्हें रिवॉर्ड उनके एफर्ट्स के लिए मिलना चाहिए, ना कि अनएथिकल बिहेवियर के लिए मिलना चाहिए। उनके एफर्ट्स को मेज़र करने का 2-3 तरीका है, जैसा कि हम समझ सकते हैं। पहला तो है कि फेयरनेस इन्वॉल्वमेंट ट्रीटमेंट एवरीवन, सबको इक्वल होना चाहिए, एवरीवन इक्वली एंड इम्पार्शियली, सारे के साथ सारे का ट्रीटमेंट, सारे प्लेयर बराबर होने चाहिए, फेयर प्ले होना चाहिए। उनके टैक्टिस, जो वो टैक्टिस से खेलते हैं, उनका जो स्पिरिट है स्पोर्ट का, वो मेंटेन होना चाहिए। और लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, इससे हम उनके लिए फेयर प्ले का व्यवस्था कर पाते हैं, सबको बराबर का दे पाते हैं। लेकिन ये अनएथिकल कब हो जाता है? ये अनएथिकल तब हो जाता है जब सारे प्लेयर के परफॉर्मेंस में डिफरेंसेस आ जाते हैं। अगर वो एथलीट एक्सरसाइज करके, ट्रेन एंड फॉलो स्पेशल डाइट, स्पेशल क्लॉथ पहन के अगर वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो इसमें अनएथिकल कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो यूज़ करते हैं ड्रग्स का, इंक्रीज मसल्स करते हैं, फास्टर ऑक्सीजन डिलीवरी करते हैं, जिसको डोपिंग कहा जाता है, तो ये गलत है, तो ये अनएथिकल है, ये सही नहीं है। आपने सुना भी होगा कि बहुत बार डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि वो लोग किसी न किसी केमिकल सब्सटेंस से उनका सैंपल्स, ब्लड, यूरिन जो है वो उसमें पॉजिटिव पाते हैं, मतलब उसमें उनकी मात्रा अधिक होती है, जिससे उन्हें इम्प्रूवमेंट मिलता है, एक पावर कह सकते हैं, एक्स्ट्रा पावर मिलता है, जो कि बाकी प्लेयर से डिफरेंट होता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा दुती चंद का नाम, जो कि इंडिया की वुमेन एथलीट्स रही हैं, दुती चंद। आपने बहुत सारे का नाम सुना होगा। जब भी गेम आता है, एशियन गेम आता है, ओलंपिक आता है, और क्या कहते हैं, ये नेशनल गेम्स आता है, आपने बहुत सारे होगा कि इधर भी गोवा नेशनल गेम्स में 20 प्लेयर्स को बैन कर दिया गया है डोपिंग के लिए। तो ये डोपिंग होता क्या है? तो आप समझ रहे हैं कि आप नॉर्मल आपका जो परफॉर्मेंस है उसको आप कोई एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़, एक्सटर्नल केमिकल, हार्मोन्स इनसाइड में डाल के आप अपने परफॉर्मेंस को इन्हेंस करके आप विनर होना चाहते हैं, तो ये डोपिंग कहलाता है। आपको पता होना चाहिए कि डोपिंग का रैंक निकलता है, जो कि निकाला जाता है एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट जो है AIU, एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट जो है AIU, वो रैंक निकालती है, जिसमें इंडिया की रैंक सेकंड है। कितना है इंडिया की रैंक? इंडिया की रैंक सेकंड है। किसके बाद?
रसिया के बाद। ठीक है, हमारे प्लेयर्स इतने इतने डोपेंट होते हैं जो कि बिल्कुल भी अनएथिकल है। तो आई होप आपने एथिक्स को एंजॉय किया होगा और इस बार हमने कुछ फिगर्स ऐड करके इसको मोर इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। आप एथिक्स में और समझने के लिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे जो कि अगले होगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। इफ़ यू लाइक आवर इनिशिएटिव्स, hit the like button, do share, comment, subscribe our channels. Thank you so much.